नमस्कार। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मिड ईस्ट में इस वक्त यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव चल रहा है उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। इस विश्लेषण में हम इन्हीं उलझी हुई कड़ियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 20,000 ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये उन समुद्री नाविकों की संख्या है जो इस वक्त एक भयानक नाकेबंदी यानी ब्लॉकेड के बीच पूरी तरह से फंसे हुए हैं। और इस ब्लॉकेड ने क्या किया है? इसने दुनिया की 1/5 तेल की आपूर्ति को रोक दिया है। स्थिति वाकई बेहद गंभीर है। अब आते हैं इस पूरे विवाद के सेंटर पर, यानी द हॉर्मुज़ चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आखिर ये है क्या? असल में ईरान और ओमान के बीच का ये एक बेहद संकरा लेकिन स्ट्रेटेजिकली सबसे जरूरी जलमार्ग है। सोचिए, दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से गुजरता है। एक तरह से ये ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी मार्केट्स की लाइफलाइन है। और जब इस लाइफलाइन पर नाकेबंदी हो जाए तो असर तो दिखेगा ही। 28 फरवरी से ये ब्लॉकेड एक्टिव है। नतीजा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। शिपिंग इंश्योरेंस का खर्चा आसमान छू रहा है और व्यापारिक आवाजाही यानी कमर्शियल ट्रांजिट लगभग रुक ही गया है। ये स्थिति अचानक इतनी खराब कैसे हुई? चलिए इस तनाव के जाल को समझते हैं। अगर हम इन पिछले कुछ हमलों की टाइमलाइन देखें तो चीजें कितनी तेजी से बदली हैं इसका अंदाजा लग जाएगा। रातों रात स्वेज स्ट्रेट में यूएस और ईरान के बीच फायरिंग हुई। फिर शुक्रवार सुबह यूएस फोर्सेस ने 2 ईरानी टैंकर्स को डिसेबल कर दिया। और बात यहीं नहीं रुकी। दोपहर तक यूएई को अपने ऊपर आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करना पड़ा। ये बहुत ही तीव्र झड़पें हैं। इसके साथ ही एक और चौंका देने वाला नंबर सामने आता है, 85। इजराइल की सेना ने हाल ही में लेबनान में हेजबोला के 85 इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को निशाना बनाया है। ये क्लियरली दिखाता है कि ये टकराव अब सिर्फ समुंदर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल रहा है। और इन सैन्य झड़पों का ज़मीनी असर काफ़ी दर्दनाक है। नबातिये में एक ट्रिपल टैप इजरायली ड्रोन अटैक में एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं हॉर्मुज़ के पास एक कार्गो ढो पलटने से एक भारतीय नाविक की भी मौत हो गई। ये इन हमलों की संगीन हकीकत है। इन जियोपॉलिटिक्स के बीच एक और पहलू है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। वो है मानवीय कीमत या द हिडन ह्यूमन टोल। सेलर्स सोसाइटी के गेविन लिम ने इस दर्द को बखूबी बयान किया है। उन्होंने बताया कि वहां फंसे हुए लोग पूछ रहे हैं, क्या हम सिर्फ चारा हैं? क्या हम किसी और की बात साबित करने के लिए शिकार बनने वाले हैं? ये शब्द बताते हैं कि वो सीफेरर्स इस वक्त किस खौफ और एंग्जाइटी के साए में वक्त काट रहे हैं। ये डर बेवजह नहीं है। अब तक 11 नाविकों की जान जा चुकी है। जो लोग फरवरी के आखिरी दिनों से वहां फंसे हैं, वो लगातार एक हाइपर विजिलेंस यानी हर पल एक डर के माहौल में हैं। एक्सट्रीम बर्नआउट, थकान, अकेलापन और डिप्रेशन अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। समुंदर की जमीनी हकीकत से थोड़ा पीछे हटकर अगर भू राजनीतिक बिसात यानी जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड को देखें तो वहां क्या चल रहा है? यहाँ 2 अलग अलग नजरिए बिल्कुल आमने सामने हैं। यूएस और उसके सहयोगी चाहते हैं कि एक यूएन रेजोल्यूशन लाया जाए जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को पक्का करे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का मानना है कि ये प्रस्ताव पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। चाइना और रशिया भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस प्रस्ताव पर वीटो लगने का पूरा खतरा है। कूटनीति के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी काफी उथल-पुथल है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत चाइना, हांगकांग और बेलारूस की 10 नई एंटिटीज पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। इन पर आरोप है कि ये ईरान को यूएवी और बैलिस्टिक मिसाइल्स की खरीदारी में मदद कर रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये ईरान की मिलिट्री सप्लाई नेटवर्क को तोड़ने का एक बड़ा प्लान है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से एक बेहद दिलचस्प जानकारी निकल कर आई है। यूएस इंटेलिजेंस का मानना है कि ईरान की वॉर स्ट्रैटेजी को अंदर खाते गंभीर रूप से घायल मुज्तबा खामेनेई चला रहे हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए नहीं बल्कि कोरियर्स के माध्यम से, ताकि कम्युनिकेशन को बिल्कुल गुप्त रखा जा सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवलेशन है। इन सब के बीच क्या शांति का कोई रास्ता बचा है? द पाथ टू डिप्लोमेसी पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक शांति का ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके 3 मुख्य कदम हैं।
पहला, एक 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ड्राफ्ट तैयार करना। दूसरा, अगली हफ्ते इस्लामाबाद में इस पर वार्ता शुरू करना। और तीसरा, तेहरान से औपचारिक जवाब का इंतजार करना। लेकिन यहाँ भी दोनों तरफ के एक्सपेक्टेशंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। यूएस चाहता है कि उन्हें तुरंत जवाब मिले और न्यूक्लियर लिमिट्स पर बात आगे बढ़े। वहीं ईरान का रवैया थोड़ा अलग है। वो इस प्रस्ताव को हाईली टेक्निकल मानते हैं और इसे बिल्कुल अपनी स्पीड से आराम से रिव्यू कर रहे हैं। तो अगर ये कूटनीति फेल हो जाती है तो क्या होगा? इसके लिए एक बैकअप प्लान सामने आया है, जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस कहा जा रहा है। ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। इसका मतलब है कि अगर शांति समझौता नहीं होता तो कमर्शियल वेसल्स को बलपूर्वक यानी फोर्सफुली वहां से निकालने के लिए सैन्य एस्कॉर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पूरी तरह से एक तनावपूर्ण गतिरोध है, एक ऐसी स्थिति जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की लिमिट टेस्ट कर रहे हैं। और ये टकराव कितना लंबा चल सकता है? एक हालिया CIA असेसमेंट की माने तो ईरान इस नेवल ब्लॉकेड को अगले 4 महीने तक आसानी से झेल सकता है। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट, जिसे शुरू में लोग छोटा मान रहे थे, वो अभी काफी लंबा खिंचने वाला है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त नाजुक दौर पर लटकी है। ऐसे में अगर ये 10 हफ्ते का फ्रेजाइल स्टैंड ऑफ अगले 4 महीनों तक और चलता रहा तो क्या होगा? क्या ग्लोबल सप्लाई चेन्स इसका बोझ उठा पाएंगी? इस विश्लेषण को देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इन तथ्यों ने इस पूरी स्थिति को समझने में जरूर मदद की होगी।